नमस्कार दोस्तों, सृजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल और हमारा जो सृजन एकेडमी ऐप है इस पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रोहित कुमार बिश्नोई आज से राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान इतिहास की कक्षाएं लूँगा आप सबसे एक बार आग्रह है कि हम यूट्यूब चैनल जो अपना है सृजन एकेडमी नाम से, उसको हम अधिकतम अपने जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और जो ऐप है सृजन एकेडमी का उसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें और उस पर हम जो फ्री क्लासेस दे रहे हैं तो उसका फ़ायदा उठाएं। एक्चुअली ये जो सृजन एकेडमी की हमारी जो यूट्यूब क्लासेस है ये हमारी बड़ी महत्वाकांक्षी हमारा एक एफर्ट है और इसमें हमारी महत्वाकांक्षा सिर्फ इतनी सी है कि हम आपके पास, जब लॉकडाउन का हमारे पास ऐसा टाइम है, हम घर बैठे हम अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे, बहुत ही सिंपली तरीके से हम आपके पास जो हमारी आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी सभी सामग्री आप तक पहुंचा पाएँ, ये हमारी महत्वाकांक्षा है। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। मैं जो विषय आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जो विषय पढ़ूँगा वो है राजस्थान इतिहास। राजस्थान इतिहास, देखिए दो नाम है इसमें, पहला है राजस्थान, दूसरा इतिहास। शब्द दो है। राजस्थान नाम आते ही, जहाँ पूरे संसार हो, भारत हो, राजस्थान नाम आते ही जो पहली इमेज बनती है वो हमारे यहाँ के वीर योद्धाओं की बनती है, मरुस्थल की बनती है, ये दो इमेजिंग मेनली बनती है। तो राजस्थान का इतिहास, इसको पढ़ने से पहले हमारे मन में एक प्रेरणा सी जगती है कि अगर इसका इतिहास जो पढ़ेंगे हम अगर, तो राजस्थान के इतिहास में हम कितने सारे योद्धाओं को पढ़ेंगे, कितने सारी युद्धों को पढ़ेंगे और छोटी सेना होते हुए भी हम कितने बड़े बड़े युद्ध कर लिए राजस्थान के इन राजा महाराजाओं ने, हम इन सब का अध्ययन करेंगे। दूसरा, जब शब्द इतिहास पर आते हैं, इतिहास शब्द दिमाग में आते ही हम सबसे पहले ये सोचने लग जाते हैं कि इतिहास हमारे इन पाठ्य सामग्री में क्यों शामिल किया गया है। महाराणा प्रताप ने, महाराणा कुंभा ने, या जयपुर के जितने राजा हैं, जोधपुर के जितने राजा हैं, उनके आने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, या उनको पढ़ने से हमारे एग्जाम के बाद हमारी नौकरियों में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इतिहास पढ़ना कभी भी बीते हुए काल को पढ़ना केवल पढ़ना नहीं है, बीते हुए काल में जो गलतियां हुई है, जो कमियां रह गई है, उनको सुधारना। दूसरी बात, इतिहास इसलिए भी पढ़ना जरूरी है कि कब से हमने सिले हुए कपड़े पहनना शुरू किए, हमारे घरों में परिवार नामक संस्थाएं कैसे बनी, हमारे घरों में समाज कैसे बने, हमारे जो समाज है वो कैसे बने, कैसे ये राज्य बना, कैसे ये देश बना, कैसे हमारे यहाँ पर हमने खेतों की ज़मीन को बीघा में नापना शुरू किया, हमने अपने जो प्लॉट, जो आवासीय भूमियाँ होती है, हमने कैसे उनको फुटों में या मीटर में मापना शुरू किया, कहाँ से ये सब शुरू हुआ, ये प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ, इन सबको अगर हमें जानना है तो हमें कहीं ना कहीं इतिहास पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो इतिहास शब्द है, इतिहास हमें खुद से रूबरू कराता है, इतिहास हमें सिखाता है कि हम पहले कहाँ थे। ठीक है सर। राजस्थान का इतिहास अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले मेरे मन में मुझे जो लाइन से याद आ रही है, रामधारी सिंह दिनकर हमारे राष्ट्रीय कवि हुए हैं, उन्होंने कहा था कि उन्हें किसी ने राजस्थान आमंत्रित किया और जब वो राजस्थान आने वाले थे तो उन्होंने कहा कि राजस्थान की धरती पर कदम रखने से पहले मेरे मन में बड़ी पीड़ा आने लग जाती है, मुझे बड़ा संकट में आ जाता हूँ मैं। किसी ने उनसे, जो उनके साथी जो थे, उन्होंने पूछा क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हो दिनकर जी। तो दिनकर जी ने कहा कि इस धरती पर जहाँ कदम रखूं वहाँ किसी वीर शिरोमणि की अस्थियाँ होगी, वीर प्रसूता माएँ होंगी, उनकी अस्थियाँ होंगी। तो मुझे डर लगता है कि मैं कहीं यहाँ जहाँ कदम रखूं उस मिट्टी में कहीं इस प्रदेश की, इस मिट्टी की गौरव गाथा पर मैं अपना कदम ना रख दूँ। तो राजस्थान इतना महान है, राजस्थान के इतिहास को पढ़ना हमें अपने आप में गौरवान्वित महसूस कराने जैसा है। इतिहास जब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले मैं विषय पर आ जाता हूँ। इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास की मापन कैसे करते हैं। अभी चल रहा है 2020।
2020 से एक टाइम स्केल बनाता हूं मैं। 2020 अभी चल रहा है 2020 और ऑनवर्ड्स और आगे चलता रहेगा। 2021 आएगा, 2022 आएगा। जब पहली शताब्दी थी, फर्स्ट एडी, पहली शताब्दी से आज तक 2020 साल है। पहली शताब्दी से आज तक 2020 साल हुए हैं, तो इससे पहले भी हुई है। स्वाभाविक सी बात है। हमारे यहाँ तो ऐसा कहा जाता है कि 2500 से 1750 हम सिंधु घाटी सभ्यता का पढ़ते हैं, वो ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व मतलब 0 से भी पहले, यानी कि जब हम टाइम स्केल पढ़ते हैं तो इधर चलता है पॉजिटिव में और इधर चलता है नेगेटिव में। तो इसे हम यहाँ नेगेटिव साइन काम में नहीं ले रहे हैं और हम यहाँ कह रहे हैं ईसा पूर्व। एक्चुअली ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उससे लेकर आज तक 2020 साल हुए। इसलिए ईसा मसीह जो हमारे क्रिश्चियनों के जो भगवान है, गॉड है, उनका जब जन्म हुआ पहले साल से 2020 साल अभी तक हुए हैं। और इससे पहले का जो समय था, वहाँ हम उसे ईसा पूर्व कहेंगे। ईसा पूर्व मतलब हिंदी में जो शब्द है ईसा पूर्व, ईसा के पहले। तो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व टाइम स्केल है, आप समझ रहे होंगे। नेगेटिव में जब चलेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे चलेगा। इसलिए 1750 और 2350, 1750 इधर आया है और लेफ्ट साइड में 2350 आया है। तो जब हम टाइम स्केल पढ़ते हैं तो टाइम स्केल में यहाँ से इधर तक बिफोर क्राइस्ट BC लिखा जाता है अंग्रेजी में, बिफोर क्राइस्ट। अधिकतर हम हिंदी में भी कई सारी जगह BC लिखा हुआ देखते हैं, उसको हिंदी में ईसा पूर्व भी कहा जाता है, ईसा पूर्व। और इसका जो सीधा नाम है बिफोर क्राइस्ट। BC की फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व। जब 0 साल से हम इधर की तरफ चलेंगे तो इसको कहते हैं CE, क्राइस्ट एरा, यानी कि ईसा का युग। मतलब जब हम ईसा मसीह का जन्म हुआ है तब से अब तक, जिसे हम सामान्य भाषा में ईसवी शब्द काम में लेते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो ये एक सामान्य सा, हम जब पढ़ेंगे टाइम स्केल को, तो जब ईसा पूर्व आए और जब ईसा पश्चात या ईसवी लिखा है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ईसा पूर्व मतलब 2350, 1750, ईसा पूर्व मतलब इस 0 से उधर, ईसा मसीह के जन्म के पहले, 2020 से 0 तक गए और उससे पहले, वो हो गया ईसा पूर्व। और क्राइस्ट एरा, ईसवी मतलब 0 से 2020 तक। तो हम सामान्य जब इतिहास पढ़ेंगे, राजस्थान का हम इतिहास पढ़ेंगे, तो उसमें भी कई सारी जो सभ्यताएं हैं हम पढ़ते ही हैं। हमारे यहाँ जो मुख्य सभ्यताएं हैं, कालीबंगा, आहड़, बागोर, ये सब सभ्यताएं जो है वो ईसा पूर्व की है। तो उनकी जो मार्किंग आएगी, उनमें जो एरा मार्किंग आएगी, वो आएगी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। तो कंफ्यूज नहीं होना है। और जब हमारे यहाँ बप्पा रावल से हम मेवाड़ का पढ़ेंगे और जितने भी दूसरे राज्यों का पढ़ते जाएंगे, वो सब ईसवी में आएंगे, तो वो क्राइस्ट एरा या CA या ईसवी कहा जाएगा उसे। क्लियर दोस्तों? ये हो गया टाइम स्केल की बात। अब हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये कैसे पता चलेगा किसी भी वस्तु का? कालीबंगा से जोते हुए खेतों के अवशेष मिले, ठीक है साहब, मिल गए, लिखा हुआ है किताब में, हमने पढ़ लिया। पर कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के समय की है, उस कालखंड की है, या वो 2350 से 1750, 2400 से 1800 भी लिखा आता है, 2300 से 1700 भी लिखा आता है, ईसा पूर्व की है। इस बात का निर्धारण कैसे किया जाता है? ये कहाँ से पता चला? ये कहाँ लिखा हुआ तो है नहीं। हम हमारी जो हिंदी भाषा या हमारी जो भाषा शैली है, उसका हम जब उसके विकास की ओर देखते हैं, तो उसका विकास उस समय इतना हुआ नहीं था कि हमारे उस समय की जो पुस्तकें हैं या उस समय की कोई पुस्तकें हो जिन्हें हम पढ़ सकें, ऐसा तो है नहीं। तो कैसे हम इस टाइम स्केल को पढ़ने लग गए, या हमें उस चीज को, जो भी चूड़ियाँ मिली है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, चूल्हे मिले हैं, वो सब कितने साल पुराने हैं, ये चूल्हा कितने साल पुराना है, इसको पता करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने एक मेथड दे रखा है, और उस मेथड का नाम है कार्बन डेटिंग मेथड। इसको सिंपली NC14 भी कहा जाता है। C14 कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग मेथड से कोई भी वस्तु कितनी पुरानी है ये पता लगाया जाता है
C12 और C14 नामक जो दो एटम्स होते हैं उनमें आइसोटोप जो होता है C14 होता है 5230 5230 वर्ष इसका अर्धायु काल होता है। इस हिसाब से जो पुरातत्व वेता है वो कार्बन डेटिंग मेथड से कोई भी वस्तु, कोई भी सभ्यता की कोई भी अवशेष कितने साल पुराना है ये पता लगाता है। कार्बन डेटिंग मेथड जो है वो अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के विलियम लिबी ने इसकी खोज की थी, इसे बनाया था। उन्होंने जो पुरातन जितनी भी सामग्रियां हैं उनको जांचने के लिए कि कितना पुराना है, ये जांचने के लिए विलियम लिबी ने 1949 में कार्बन डेटिंग मेथड की खोज की थी। मैं एक बार लिख देता हूँ। विलियम लिबी, शिकागो विश्वविद्यालय। (1949) में इन्होंने इसकी खोज की थी और 1960 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था इस मेथड की खोज करने के कारण। ठीक है दोस्तों, ये हमने सामान्य तरीके से सीखा किस तरह हम टाइम स्केल को पढ़ें और टाइम स्केल को पढ़ने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या मेथड अपनाया और उस मेथड की खोज किसने की, कैसे। 1949 ईस्वी में है ना, इसको हम ईस्वी पढ़े और स्वाभाविक है हम जब वैज्ञानिक बात करेंगे तो वो ईसा पूर्व के, ईसा पश्चात के बाद की बात ही होगी। तो 1949 ईस्वी में विलियम लिबी ने कार्बन डेटिंग मेथड की खोज की। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोतों पर। इतिहास की जानकारी के स्रोत। इतिहास हमारे राजस्थान में जितनी भी सभ्यताएं हैं या उसके बाद जब हमारे यहाँ मेवाड़ में सिसोदिया वंश आया, गोहिल वंश आया, जयपुर में कछवा वंश आया, बीकानेर जोधपुर के राठौड़ वंश आए, अजमेर में चौहान वंश आए, ये सब कितने पुराने हैं, कब कब इन्होंने किस किस प्रशस्ति की रचना की, शिलालेख बनाया, अभिलेख बनाया, या उससे पहले का जो मौर्य साम्राज्य था, परमार शासक थे, वो सब कब कब यहाँ आए, कब उन्होंने किसी प्रशस्ति का निर्माण करवाया, इन सबको जानने के लिए स्रोत क्या क्या है। मैं आज ये जो है पहली अपनी की कक्षा है और इसमें हम बेसिक सीख रहे हैं। एक बेसिक बता रहा हूँ कि हम कैसे हम आगे पूरे को पढ़ते जाएंगे डीपली। तो पहला जो इसमें पॉइंट है वो है उत्खनन सामग्री। इतिहास को जानने का जो पहला स्रोत है उत्खनन सामग्री, इसको आप यूं समझ सकते हैं सभ्यता स्थल। जो हम पढ़ेंगे सभ्यता स्थल, समझ रहे हैं दोस्तों। उत्खनन सामग्री, सभ्यता स्थल, जिसमें हम मैं मोटा मोटा नाम नहीं लेता हूँ, वैसे जब डीपली पढ़ाऊंगा तो वो सब आएंगे। कालीबंगा, बेराट, गणेश्वर, आहड़, बालाथल, सुनाली, नोह, रेन, ऐसे जितनी सभ्यताएं हैं, राजस्थान की जितनी सभ्यताएं हैं, हम उन सबका जो अध्ययन है ये सभ्यता स्थल है। इन सभ्यता स्थलों पर कहीं पर कुछ स्पेशल मिला है, कहीं पर पहली बार भूकंपीय साक्ष्य मिले हैं, कहीं जुड़ते हुए खेत मिले हैं। बेराट में बौद्ध धर्म के लिए अशोक जो थे मौर्य सम्राट, उनका भाब्रू अभिलेख मिला है। गणेश्वर ताम्र नगरी रही है। खेतड़ी जो भी है झुंझुनू में, गणेश्वर सीकर में है तो वहाँ से जो तांबा आता था, तांबे के 99% तांबे के औजार मिले हैं। आहड़ उदयपुर का है, बालाघर उदयपुर में है, सुनारी झुंझुनू में है, नोह भरतपुर में है, रेड टोंक में है, जिसे आधुनिक भारत का टाटा नगर कहा जाता था। तो ये जितने भी सभ्यता स्थल है ये पुराने सभ्यता स्थल है और इनसे जो सामग्रियां प्राप्त होगी उन सबको हम पढ़ेंगे। एक स्रोत हो गया हमारा उत्खनन सामग्री। आगे समझ में। अब मैं आता हूं दूसरे बिंदु की तरफ, पुरातात्विक अभिलेख।
पुरातात्विक अभिलेख शब्द आ रहा है अभिलेख। अभिलेख शब्द से हम समझ गए होंगे कि मैक्सिमम अधिकतर प्रस्तरों पर, पत्थरों पर जो उत्कीर्ण की हुई हमारी उनकी गाथाएं थी, उनकी रचनाएं थी, उसको अभिलेख कहेंगे। तो पुरातात्विक अभिलेख के अंदर जो आते हैं मेनली शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख, प्रशस्तियां, इनमें और जोड़ सकते हैं सिक्के, और इनमें जोड़े तो मृदभांड। ये हो गए पुरातात्विक अभिलेख। पुरातात्विक अभिलेख मतलब शिलालेखों में, जहां शिला और शब्द से पता चल रहा है, शिला मतलब पत्थर अथवा दीवार पर उत्कीर्ण जो लेख है, मैं एक सिंपली डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ, पत्थर अथवा दीवार पर उत्कीर्ण लेख। गुहा मतलब गुफाओं पर, गुफाओं में या गुफाओं पर, बाहर की तरफ भी हो सकते हैं। स्तंभ लेख मतलब कोलम जो होते थे खंभों पर। प्रशस्तियां जो होती है वो राजा महाराजा जो पुराने जमाने के होते थे, उन्होंने अपनी विजय पताकाएं या उन्होंने कहीं कोई जीत दर्ज की है या उनके शासनकाल में उन्होंने अपने राज्य के लिए कुछ अचीव किया है, तो उसकी उनकी प्रशंसा में जो लेख लिखाया जाता था वो होती थी प्रशस्तियां। राजा, वंश या किसी व्यक्ति की प्रशंसा का लेख। देखिए, प्रशस्तियां शिलालेख भी हो सकती है। प्रशस्तियां शिला यानी कि पत्थर के ऊपर उत्कीर्ण कराई हो तो वो प्रशस्तियां शिलालेख भी हो सकती है। हर प्रशस्ति शिलालेख हो ये जरूरी नहीं है। प्रशस्तियां ताम्रपत्रों पर भी लिखाई जाती है, तो प्रशस्तियां, कुछ प्रशस्तियां शिलालेख हो सकती है। सिक्के मतलब आप समझ रहे हैं, उस समय आर्थिक लेन देन के लिए, आर्थिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए किस तरह के सिक्के कौन से राजा महाराजा कब काम में लेते थे, उन सिक्कों पर क्या उत्कीर्ण होता था, उन सिक्कों पर उस समय की जो भी धार्मिक स्थितियां कैसी होती होगी, सामाजिक स्थितियां कैसी होती होगी और आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी होती होगी, आर्थिक प्रवृत्ति कैसी रही होगी लोगों की, या आध्यात्मिक रूप से उस राजा महाराजा जो भी वो थे, उस शासक के मन में आध्यात्मिक रूप से किस धर्म या किस विचार का अधिक बोलबाला था उसके जहन में, वो उस पर जरूर उत्कीर्ण कराता था। तो सिक्कों से इसलिए जानकारी मिलती है कि हम धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक गतिविधियां या आर्थिक प्रवृत्तियां उस समय की जान सकते हैं। मृदभांड, ये सबसे अलग सा विषय है। मृदभांड, मृद मतलब मृदा, भांड मतलब मटकी, जो अलग तरह से मटके या कुछ आकृतियां ऐसी बनी हुई है, मटके या कुछ ऐसी आकृतियां जिसपे लाल कलर का है पूरा मृदभांड, उस पर काले कलर की आकृति है या पूरे काले कलर का है, जो हमारा लास्ट वाला जो कालीगंगा वाला आता है तो काले चित्रित दूसरा मृदभांड आता है वो, तो उन मृदभांडों से भी कई बार कई सारी उस समय की जो सामाजिक स्थितियां हैं उनकी जानकारी मिलती है। ये दो जो प्रमुख स्रोत हो गए। तीसरा स्रोत पुरातात्विक अभिलेख, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में इन दोनों को हटाकर यहाँ पर जो अन्य स्रोत है इसी की एक बार और जानकारी दूंगा। तीसरे नंबर पर आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत जो थर्ड नंबर है, साहित्यिक स्रोत। अब देखिए, साहित्यिक स्रोत मतलब जितने भी पुराने हमारे यहाँ वंशावलियाँ रही है, तो उन वंशावलियों को किस तरह, कब, किस तरह उनको अलग अलग तरह से बांटा गया, उनमें जो भी साहित्य लिखे गए वो साहित्य किस तरह के लिखे गए, इनमें अपन एक तरह से यूँ समझ सकते हैं, इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण और कर सकते हैं, धर्म ग्रंथ और धर्मोत्तर ग्रंथ। धर्म ग्रंथों में हिंदू धर्म ग्रंथ,
जैन धर्म ग्रंथ और बौद्ध धर्म ग्रंथ। जब ये धर्म ग्रंथ लिखे जाते हैं तो धर्म ग्रंथों में भी इस समय में या फलाने एक जो राजा है उस समय में किस तरह राज्य की स्थिति रही होगी वो उस धर्म ग्रंथ में लिखा जाता है। जैसे हम महाभारत देखते हैं तो जो जब अज्ञातवास में रह रहे थे, 1 साल के अज्ञातवास में पांडव तो विराट नगर में रह रहे थे। विराट नगर जयपुर में है, हम सबको पता है। तो जो हमारा हिंदू धर्म का जो धर्म ग्रंथ है महाभारत, उस महाभारत वाला जो एपिसोड है उसमें पूरा जो महाभारत है उसमें विराट नगर का उल्लेख है। ऐसे अलग अलग जनपदों का उल्लेख मिलता है। तो हिंदू धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथों में भी अलग अलग स्थितियां, उस समय की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां होती है उन सब का उल्लेख जैन धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ, हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। दूसरा होता है धर्मोत्तर ग्रंथ। धर्मोत्तर ग्रंथों को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम ये समझ सकते हैं कि धर्मोत्तर ग्रंथ में राजस्थानी साहित्य, राजस्थानी साहित्य में ख्यात साहित्य हम पढ़ते ही हैं, अभी आएगा हमारे ख्यात साहित्य, गुहा साहित्य, रासो साहित्य, इस तरह के। और जो अपन अगला बिंदु ले सकते हैं अन्य में जैसे जिन जो ग्रंथ है जो किसी राइटर ने लिखे हैं उनके आगे ख्यात, दुहा, रासो ऐसे शब्द नहीं हो पर उनकी अपनी पुस्तकें हों राजस्थानी भाषा में, वो सब कहीं ना कहीं राजस्थान की उनके समय में लिखी गई स्थिति, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का बखान करती है। इनमें हम दूसरे लेते हैं फारसी साहित्य। फारसी साहित्यों में हमारे यहाँ जब से इस्लाम धर्म के धर्मगुरु प्रवेश किए या इस्लाम जो शासक यहाँ आए उसके बाद के जो ग्रंथ मिलते हैं वो फारसी साहित्य है। और तीसरे नंबर पर हम वो लिख सकते हैं संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य ऑल ओवर भारत के लिए लिखे गए जनरली। और संस्कृत साहित्य जो है हमारी जितनी अधिकतर प्रशस्तियां जितनी मिलेगी, हमें शिलालेख जितने मिलेंगे वो कहीं ना कहीं संस्कृत या राजस्थानी नागरी भाषा में लिखे हुए मिलेंगे। तो ये हो गए साहित्यिक स्रोत। जो तीसरा बिंदु हो गया इतिहास की जानकारी के स्रोतों के अनुसार। चौथा बिंदु देखते हैं पुरालेख। पुरालेखों के अंदर हमारे यहाँ जो एक राजा के जो फरमान जारी किए जाते थे अपने अधीनस्थों को, उनका जो उल्लेख मिलता है वो पुरालेखों में मिलता है। उनमें भी उस समय कैसी स्थिति रहती होगी उसका वर्णन मिलता है। एक हम कह सकते हैं, एक और बिंदु जो आ सकता है इसमें स्थापत्य कला। स्थापत्य कला मतलब लेखन सामग्री में सीधा ऐसा कुछ नहीं है कि लिखा हुआ कहीं मिल जाएगा आपको, कोई शिलालेख मिल जाएगा या आर्टिकल मिल जाएगा। स्थापत्य कला मतलब सीधा विजय स्तंभ, सीधा कीर्ति स्तंभ, आमेर का किला, जोधपुर का मेहरानगढ़ किला, बीकानेर का लालगढ़ किला, ये जितने भी फोर्ट है, इन फोर्टों में, इन किलों में उस समय कैसे क्या परिस्थितियां रही होगी, कैसे उस समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं रही होगी, उन किलों की बनावट और स्थापत्य के माध्यम से जाना जा सकता है। ये हम स्थापत्य कला में पढ़ते हैं। तो ये हम जब राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे, तो इतिहास की जानकारी के जो स्रोत हैं वो ये स्रोत हैं। हम इनके माध्यम से सबसे पहले हम जो सभ्यता स्थल है उनका अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम पुरातात्विक अभिलेखों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार हम आगे से आगे पढ़ते जाएंगे। तो आज का जो हमारा पहला जो विषय था, पहला जो मेरा आज का लेक्चर था, इस लेक्चर में ये मैंने आपको बेसिक डिटेल दी है। आप सभी से एक बार फिर आग्रह करता हूँ कि हम अधिकतम सृजन एकेडमी का जो हमारा ऐप है उसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। और हमारी जो ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, महत्वाकांक्षा सिर्फ इतनी सी है कि आप सबके पास हम निःशुल्क, अभी हम घर बैठे हैं तो घर बैठे हम निःशुल्क अच्छी सामग्री उपलब्ध करा पाएँ। तो आप सबसे आग्रह है कि हम यूट्यूब चैनल और अपने फेसबुक जो ऐप है, हमारा जो ऐप है, उस ऐप पर अधिकतम फायदा उठा पाएँ, अधिकतम लाभ ले पाएँ इस कक्षा का। धन्यवाद।